हाय दोस्तों, इतिहास गवाह है कि रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि हारा वही है जिसने लड़ा नहीं, जिसने संघर्ष को छोड़ दिया। आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार सीटेट की प्रश्नों के साथ आए हैं। देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, उनका उत्तर हमें कैसे देना है। देखिए, जो भी प्रश्न पूछते हैं चाहे वो किसी भी विषय के हों, ऐसे प्रश्नों को, ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु जब उसका समस्याओं का समाधान करते हैं हम, तो सबसे पहले जो है कि हमें प्रश्नों को समझना चाहिए कि प्रश्न किस अर्थ में हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर यह चीज़ हमको समझ में आ जाएगी तो हम उस प्रश्न को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रश्नों को। 30 प्रश्न हमने बनाए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। देखते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर आगे आइए देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है? बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। कह रहा है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि के साथ जो है बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? क्या बात कर रहा है कि कह रहा है कि वह कौन सी अवस्था है। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस अवस्था, कौन सी अवस्था भाषा सीखने के लिए जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रक्रिया करती है, और वह बहुत ही, वह एरा क्या होती है, उसको क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे। अब देखिए प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ से भी देख लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज विद द मच इज अप टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे आर especially responsive to the environment influence in that the period. This period is known as period of development. क्या होता है? कह रहा है कि विकास का वो पीरियड जो होता है, जो काल होता है, वो क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कल? बहुत ही, देखेंगे आप तो बहुत ही क्या होता है, संवेदनशील होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों पे निर्भर है। तो अब एलिमिनेशन से भी करते हैं। अप्रक्रियात्मक तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप देखेंगे अप्रक्रियात्मक हो नहीं सकता। दूसरा कह रहा है विशिष्ट, मैंने कहा कभी भी विशिष्ट की तरफ नहीं जाना। कैसे जाना हम देखेंगे। कह रहा असामान्य तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि किधर जाना है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना है, तो इसकी तो हो ही नहीं सकता, यह भी गलत है। बात क्या कर रहा है, क्षेत्रीय, जोनल की भी बात, यह भी गलत होगा। तो यह एरा कौन सा होता है, संवेदनशील होता है। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि, वो क्या कहलाती है, वह कौन सा पीरियड है, आप लोग बताइए। कल हमने बताया था कि बच्चे की वह कौन सी अवस्था है, जो उस अवस्थाओं को हमने बांटा था, जिसमें आप देखेंगे प्रसव पूर्व, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो कौन सा जो पीरियड होता है वो बच्चों के लिए भाषा सीखने में क्या होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सेंसिटिव। क्या होगा, सेंसिटिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट्स। ये प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है, यह हमने आपको अभी बताया नहीं है। इस प्रश्न के बारे में हमने, मस्तिष्क नमनीयता के बारे में हमने आपसे भी बात नहीं की है। फिर भी देखते हैं कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। उत्तर देखिए, उत्तर को ध्यान दीजिए। केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। अब हम इस पे जाते ही नहीं ध्यान देते। हम मस्तिष्क नमनीयता पे ध्यान नहीं देते कि, और संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट अब हम नहीं जानते कि ठीक है कि क्या है, ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, उसके बारे में नहीं जानते। हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि केवल बात कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर देखिए, केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। क्या ऐसा है? कल हमने क्या कहा कि दोनों कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं विकास को। जितना कारक उसकी आनुवांशिकता है, मैंने कहा हाईली रिलेटेड टू, मैंने कहा कि आनुवांशिकता सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है, विकास को करती है, वातावरण नहीं करता है, वातावरण भी करता है। तो यानी यह उत्तर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, यह गलत बात कह रहा है। आप प्रश्न से ज्यादा उत्तरों पे भी ध्यान। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, क्या यह सही है? विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है? क्या सब में जो रेट होती है, जो बच्चों में विकास की जो रेट होती है, डेवलपमेंट रेट क्या सब में एक होती है? क्या दर समान होती है सभी बच्चों में? तो बिल्कुल भी नहीं, भिन्न भिन्न होती है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का विकास दर एक हो। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था व किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बात तो सही कह रहा है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या होती है? संवेदनशील अवस्था होती है। बात तो सही कह रहा है। लेकिन अगला प्रश्न भी हम देखते हैं, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल भी गलत है, यह प्रश्न बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने आपसे इस बारे में कहा था, जब आप पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, तो उसमें बताया था कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को क्या करते हैं? बिल्कुल, विकास का क्षेत्र एक दूसरे को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? मैंने बताया कि सारे जितने भी कारक होते हैं वे कहीं ना एक दूसरे को क्या करते हैं? अंतर संबंध रखते हैं। इस पे हमने कल चर्चा की थी। तो यह सब तो आप ऐसे भी अगर एलिमिनेट भी करके चलते हैं तो भी आपको उत्तर क्या मिल जाता है? बाल अवस्था और किशोरावस्था की अवस्था जो होती है उसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह बहुत ही क्या होता है? संवेदनशील होता है। तो हमें प्रश्न करने पे यह बात ध्यान देने की, उत्तरों को कई बार पढ़ना है। जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उसको कई बार पढ़ना है, ठीक है? तो हमें प्रश्न करने में क्या होगा? उसका समाधान ढूंढने में, उस समस्या का समाधान करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है? बात समझ में आई? विकास सभी बालकों में एक समान दर से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है किसी बच्चे में नैतिक विकास हो रहा हो, उसमें किसी बच्चे में सामाजिक विकास अधिक तेज, तो विकास की दरें एक समान नहीं हो सकती, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आइए देखिए, ये देखिए, टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, व्हाट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, देख लीजिएगा। हमने आप बना दिया। टाइप 1 होती है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की बात किया है, फंक्शनल प्लास्टिसिटी की बात किया है। आप देखेंगे क्या होता है, ठीक है? जैसे स्ट्रोक आ जाता है अगर पेशेंट को, तो आप देखेंगे कि ब्रेन फंक्शन मूव फ्रॉम किधर की तरफ? डैमेज एरियाज टू अंडर डैमेज एरियाज में होने लगता है, ठीक है? ये सेकेंड टाइप का होता है। और इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चरल कैसे होता है कि एक्सपीरियंसेस आर मेमोरीज चेंज द ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात लिखा है कि एक्सपीरियंसेस आर मेमोरीज चेंज ए ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर। देखिए कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बदलाव होते जाता है एक्सपीरियंसेस के साथ। आप देखेंगे इसके चरण को। तो ये फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप की बात कर रहा है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। तो वही चीज कह रहा था प्रश्न पे। आइए एक बार हम प्रश्न पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि मस्तिष्क नमनीयता का जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, वो क्या कहता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मतलब वो बाल्यावस्था में था और फिर वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा वह क्या होगा? संवेदनशील होगा। क्यों संवेदनशील होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं जो मैंने बताया कि ब्रेन एबिलिटी टू चेंज एंड एडॉप्ट क्या करती है? ब्रेन एबिलिटी टू चेंज एंड एडॉप्ट, वो धीरे धीरे सीखे, वो संवेदनशील है। जब बाल अवस्था से किशोरावस्था के दौरान जब वो जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो आप क्या देखेंगे कि वह बहुत ही संवेदनशील होती। जो वो सीखेगा वैसा ही उसका क्या बनेगा? वो बनेगा बालक। तो क्या करना है कि वो बहुत ही संवेदनशील, वो जो एरा होता है वो बहुत ही क्या होता है? वह काल जो होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ए मदर नोटिस दैट वन ऑफ हर ट्विंस इज प्रोग्रेसिंग मोर क्विकली इन लर्निंग टू वॉक देन द अदर, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज द एसोसिएटेड विद दिस वेरिएशन इन लर्निंग। कह रहा है, इसका ऑप्शन देखिए और इनके देखिए। मैंने कहा कि एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि एक माँ के दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, जिसमें से देखते क्या है कि एक जो है दूसरे के तुलने में चलना, मतलब चलने में वो क्या कर रहा है? अधिक तेजी कर रहा है, अधिक तेजी से लर्निंग कर रहा है, ठीक है? तो सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है?
आइए देखते हैं। व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, बात तो सही कहा है। पैर से सिर से पैर तक होता है, हेड टू टो होता है, ठीक है, चलो मान लेते हैं हेड टू टो, ठीक है। सिरोपादमुखी होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में सिरोपादमुखी कहते हैं, उन्मुखी कहते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं। केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। हर किसी में विकास चरण दर आगे आगे बढ़ता है, यह भी सही कह रहा है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, यह भी सही कह रहा है। हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, यह भी, यह सारी बातें जो कह रहा है यह सारे क्या है, सिद्धांत हैं विकास के, यह बात सही है। लेकिन कह क्या रहा है कि चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। बात क्या कर रहा है कि एक दूसरे की तुलना में चलना, ये चलने सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। तो सीखने में भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की तरफ बात नहीं, क्योंकि तुलनात्मक विश्लेषण हो रहा है, दो लोगों की बात कर रहा है। हर किसी में विकास चरण दर अलग अलग आगे आगे बढ़ता है, यह भी कह रहा है चरण दर चरण आगे बढ़ता है, यह सही बात है। चरण दर चरण आगे बढ़ता है, यह भी सही है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही होगा? इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन तो सही कह रहा है, लेकिन इसके हिसाब से अगर उत्तर चुनना होगा तो सही कौन सा होगा? अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। यह भी हमने बताया था आपको कि दो व्यक्ति हैं, चाहे दो बच्चे हैं, छोड़िए, दो बच्चे हैं, एक उम्र के हैं, देखेंगे एक बच्चा बहुत तेजी से बोलना सीख जाता है, बहुत तेजी से बोलना सीखता है, दूसरा बच्चा उससे कुछ महीने बाद बोलना सीख रहा है। तो क्या है, यह क्या दर्शाता है कि अलग अलग व्यक्तियों में या अलग अलग बच्चों में विकास अलग अलग गति से होता है। समझ गई बात? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास निम्न में से किन बात पर निर्भर है? कह रहा है कि डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे? जेनेटिक, सोशल कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो क्या सही होगा? कह रहा है कि आनुवांशिक प्रवृत्तियों पे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे, भौतिक वातावरण पे, किस पे है? तो पहले पे होगा कि नहीं होगा? किन किन बातों पे निर्भर करता है? जी बिल्कुल करता है, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पे, हाईली रिलेटेड करता है, इससे रिलेट करता है, अंतर संबंध है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे है, बिल्कुल है। अब एक बच्चा आदिवासी समाज में, आदिवासी संस्कृति सभ्यता में पैदा होता है, एक बच्चा आप देखेंगे कि वेल कल्चर्ड में पैदा होता है, तो दोनों के बीच समानताएं होंगी? बिल्कुल असमानताएं होंगी। तो क्या वो उसको प्रभावित नहीं करेगा उसके विकास पे, डेवलपमेंट पे? बिल्कुल करेगा। दोनों के बीच विभिन्नताएं होंगी कि नहीं सीखने में? बिल्कुल होगी। भौतिक वातावरण भी प्रभावित करेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे क्या होगा? डी। 1 2 3, ये तीनों कारक क्या है? विकास के निम्न में से किस पर निर्भर है? तो तीनों निर्भर करेंगे, ठीक है। तीनों बातें उसको क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? अभी हमने आपको जीन पियाजे थ्योरी नहीं बताई है आपको, फिर भी देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। आइए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज शुड ए टीचर गिव ए प्रॉब्लम्स टू सॉल्व रिक्वायरिंग ए, मतलब कर रहा है सीरीज की बात कर रहा है कि एक क्रमबद्ध में दिया जाए, एक क्रम में दिया जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। संवेदीगामक की बात कर रहा है, सेंसरी मोटर की बात कर रहा है, पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है, कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल हो, फिर कह रहा है कि कॉन्क्रीट मतलब मूर्त संक्रियात्मक हो, फिर कह रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल हो कि औपचारिक संक्रियात्मक हो। इसमें कौन सा होगा? तो इसको जब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का, जब जीन पियाजे को हम पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है, किस पे जोर दिया है? मूर्त, देखेंगे उन्होंने कहा कि मूर्त संक्रियात्मक पे जोर देना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? मूर्त संक्रियात्मक होना चाहिए। अगले टॉपिक में जब इस पे हम बात करेंगे, एक अलग से भी क्लास हम जीन पियाजे और वागेस्कर को लेके बनाएंगे, और कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत को लेके भी अलग क्लास बनाएंगे। उस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, लगभग 5 प्रश्न बनते हैं, वो बताएंगे। इंग्लिश में भी बनते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में भी बनते हैं, हिंदी पेडागोजी में भी आपको देखने को मिलेगा, और आपको सीडीपी में भी मिलेगा। तो उनसे अलग हम बनाएंगे प्रश्नों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए इसको सॉल्व करने में आपको परेशानी आ सकती है। आगे देखते हैं।
जीन पियाजे, ये भी देखिए जीन पियाजे से ही है, फिर भी देखते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। किस स्थिति को? आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से। कह रहा है कि आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करेगा। इसका उत्तर आप देखेंगे तो क्या होगा? संतुलन। क्या होगा? संतुलन। और संतुलन प्राप्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आत्मसात्करण और समंजन की बात कर रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मसात्करण कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एज पर जॉन पियाजे थ्योरीज इंडिविजुअल स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ थ्रो एसिमिलेशन एंड द एकोमेंडेशन की बात कर रहा है। तो क्या होगा? संतुलन। कौन सा? संतुलन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कैसे होता है, क्या इसका क्रम है, प्रोसेस क्या है, ये हमने बता दिया इसके माध्यम से। आगे जब हम क्लास लेंगे बताएंगे तो फिर इसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। बाकी आगे देखते हैं कि कैसे इसकी प्रोसेस है, कैसे चलते हैं। ठीक है, इसका क्या चक्र, क्या साइकिल है। ठीक है, चक्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। समझिए बात को। कह रहा है कि 6 वर्षीय लड़का है जो मनीष है, जो दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्म केंद्रीयता का, प्रतिवर्ती चिंतन का, वैज्ञानिक तर्कता का। अब इसमें देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगर हम इसको समझें कि मनीष ए 6 year old boy tends to see the world and the experiences of other from his own viewpoint only and fails to consider other viewpoints. These represent, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो संरक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ वो संरक्षण की बात कर रहा है? तो ये ऑप्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखेंगे और देखेंगे प्रतिवर्ती चिंतन कहाँ कर रहा है? वो रिवर्सेबल थिंकिंग कहाँ कर रहा है कि देख के दूसरे को सीख रहा है, इसके बाद वो विचार प्रतिवर्ती है, उससे देख के सीख के फिर कर रहा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो प्रतिवर्ती चिंतन कहाँ कर रहा है? प्रतिवर्ती चिंतन भी नहीं कर रहा है। वैज्ञानिक तर्कता की तो बात ही नहीं कर रहा है। कहाँ पे उस पर साइंटिफिक रीजनिंग? उसकी एज देखो, 6 वर्ष का बच्चा है, क्या वैज्ञानिक उस पर करेगा? तो उसकी जो अवस्था है वो उसमें वैज्ञानिक चिंतन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या? ईगो सेंट्रिज्म, यानी आत्म केंद्रीयता, कि वो दूसरे के विचारों को लेकर केवल अपना व्यू पॉइंट रख रहा है। समझ रहे हैं? केवल वो अपना ही दृष्टिकोण रख रहा है, तो आत्म केंद्रीयता की बात कर रहा है। देखिए हम ये पता ना हो, थॉट पता ना हो, फिर भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे सोचो 6 वर्ष के लड़के की बात कर रहा है, तो क्या है? दूसरे के विचारों को केवल अपनी दृष्टिकोण से देख रहा है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में तो बिल्कुल असफल रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? आत्म केंद्रीयता का कर रहा है। ठीक है, उसकी उम्र क्या है? देखेंगे आप 6 वर्ष का है, 6 वर्षीय है। ठीक है, तो बहुत ही केवल मुझे समझने की जरूरत है, प्रश्नों को केवल समझने की जरूरत है कि उनके अर्थ क्या है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, इसके बारे में भी हमने नहीं बताया, फिर भी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, हमने नहीं बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के कितने नैतिक सिद्धांत है, किनके उनके ऊपर सिद्धांत कितने, कैसे कैसे उन्होंने बांटा है, किस एरा में बांटा है, क्या क्या बांटा है, कि कैसे किन किन स्टेज में है, कि बाल अवस्था के किन स्टेज में क्या फॉलो करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, उत्तर बाल अवस्था में क्या है, पूर्व बाल अवस्था में क्या है, इस पर नहीं बात करते। फिर भी इस प्रश्न को आप करने का तरीका देखिए तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं इसको करने में सफल होंगे। सोचने की जरूरत है। कह रहा है कि लॉरेंस या कोहलबर्ग जो हैं उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। आइए देखते हैं कि अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। क्या होगा? कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी नैतिक विकास हो रहा है। ठीक है, नैतिक विकास किस आधार पर कर रहा है? कि कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा कि जो चरण में है। ठीक है, क्या है? कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। आप अपने दिमाग से सोचिए कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। हमें इसलिए कानून और नियम मानने चाहिए कि अन्य व्यक्ति प्रसन्न रहें। ये क्या आपको लग रहा है ये तर्क सही है?
कह रहा है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि कानून तथा नियमों का पालन हम इसलिए करें कि कोई व्यक्ति प्रसन्न रहे। तो ये तो हमें लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ये कुछ हद तक तो सही कह रहा है कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? कि जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे, ठीक है, जिससे सामाजिक सामरस्यता बनी रहे। हम नहीं मानेंगे उन नियमों को तो क्या होगा भाई, सामाजिक समरसता रह पाएगी, समाज सही से चल पाएगा। रोज लड़ाई झगड़े दंगे मारपीट बलवा यही तो होंगे। ठीक है, कुछ हद तक देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चारों उत्तर जरूर पढ़िएगा, प्रश्न के चारों विकल्प जरूर से जरूर आप पढ़िएगा। कभी काल ऐसी स्थिति आती है कि ये मान लो उसको 80% फॉलो करता है तो अगला प्रश्न 90% कर सकता है, तो तीसरा 100% उसको फॉलो कर सकता है। तो इस आधार पे जल्दीबाजी नहीं दिखानी हमको, है ना। हमको चारों विकल्पों को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए तीसरा देखते हैं। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। केवल दंड को आधार बना के, ये गलत है। केवल इसलिए हम कानून फॉलो करें कि उसके लिए हमको दंड मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें दंड या जेल जो भी होती, जो कारावास होता है, वो इसलिए नहीं होता है, वो इसलिए दिया जाता है कि हमें सुधरने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए दंड की वजह से केवल हम कानून माने, तो यानी जब वो कार्रवाई करने वाले लोग दिखे तो हम पहने, हेलमेट पहने। जैसे हम बाइक चला रहे हैं रास्ते में, हमको पता है अगर ट्रैफिक पुलिस दिखे तो पहन लें, और फिर ट्रैफिक पुलिस ना दिखे तो हटा दें, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस रहेगी तो दंड मिलेगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगी तो दंड मिलेगा। फिर आगे जाएं तो हेलमेट उतार दें, तो ये तो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। तो दंड के लिए केवल ना माफ किया जाए, ठीक है। अगला, कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर क्या होगा, कानून तथा अधिकारियों को आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली क्या है, सुगम बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये देखिए, लेव वागस्की के बारे में बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। ये प्रश्न आपको जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे। इसका उत्तर है नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, नहीं उन्होंने नहीं दिया था। व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, जी बिल्कुल नहीं उनका था। लगाव का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं उनका था। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, बिल्कुल सही है, यही सही उत्तर है। जब हम आपको पढ़ाएंगे लेव वागस्की को, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। एक विद्यार्थी है जिसको कोई प्रश्न दिया गया है, जैसे मैंने आपको ये प्रश्न दिया है, आप चुनौती महसूस कर रहे हैं उसको हल करने में। तो लेव वागस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कल अध्यापक या अध्यापिका होंगे, किसी बच्चे को आप प्रश्न दिए हैं और वो प्रश्न करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो आपको एक अध्यापक व अध्यापिका के रूप में क्या करने चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, आप बताएंगे सर उसकी मदद करनी चाहिए, उसको हमको समझाना चाहिए, ठीक है, तमाम एक्स्ट्रा आप जो भी बातें करेंगे। लेकिन आपको इन्हीं चारों विकल्प के हिसाब से क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रह देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा क्या है, विद्यार्थियों को अनदेखा कर देना चाहिए? हमको अनदेखा करना ही नहीं किसी विद्यार्थी को, है ना। हम एक समावेशी कक्षा की बात करते हैं, वो जो हमारी एजुकेशन हो वो बाल केंद्रित हो, ठीक है, यही तो हमारा है कि चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो हम यहीं पे सीधे ये फॉलो कर रहे हैं, विद्यार्थी को अनदेखा करते हैं, अनदेखा नहीं करना है हमको, ठीक है। ये कहाँ फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। हाँ भाई, कुछ तो ठीक ही ठाक लग रहा है कि विद्यार्थियों को उसके अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए उसको, कुछ हद तक ठीक लग रहा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। अगर हम सीधे तौर पर जवाब बता देंगे तो क्या वो संघर्ष करेगा? वो नहीं करेगा, बच्चा नहीं करेगा, कहाँ कुछ सीख पाएगा। सीधे हम उसको उत्तर दे दें तो वो कहाँ करेगा, है ना, वो फिर रुक जाएगा, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो ये तो कुछ हद तक ठीक नहीं है। सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित नहीं करना है भाई, किसी को दंडित नहीं करना है, उसको हतोत्साहित करना है।
बच्चे को दंड देके हतोत्साहित करना है, दंड देना ही नहीं बच्चे को, ठीक है। तो क्या सही है, विद्यार्थियों को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, और यही एक अध्यापक या अध्यापिका के सर्वोत्तम गुण होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। आप एक कक्षा कक्ष है जिसको आप मेंटर कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। अगर प्रगतिशील कक्षा है तो उस प्रगतिशील कक्षा के लिए विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, अपने सहपाठियों के प्रतिस्पर्धा आयत, अच्छा ऐसा होना चाहिए। एक कक्षा चल रही है, एक प्रगतिशील कक्षा में ये करना है, ये गुण होने चाहिए कि एक अपने सहपाठियों से क्या कराया जाए कि प्रतिस्पर्धा कराई जाए, उनके मन में देश ईर्ष्या पैदा की जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं कराना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। जितना हो सके उतना, बिल्कुल रटना वटना नहीं है, रोट वोट पर नहीं ध्यान देना है कि बच्चे को रट्टा मरवाओ, रट्टा 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 रट्टा, है ना। कहते हैं ना, हमको गाँव में सिखाया जाता था रटंतु विद्या घटंतु विद्या, है ना। तो रटना वटना नहीं है हमें, है ना, रटने पे जोर नहीं देना है, हमें कॉन्सेप्चुअल समझना है, उसको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। मूर्त पुरस्कार और जैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पुरस्कार ट्रॉफी जीतने की ओर करना चाहिए कि नहीं, तुम कर लोगे तो जीत जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं, उसके मन में जीतने के लिए नहीं। फिर क्या कह रहा है, सक्रिय भागीदारी द्वारा, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, मैंने पहले दिन से ही कक्षा का जब सेशन की शुरुआत की, मैंने पहले दिन से करना, हमको ध्यान देना है कि प्रश्नों में बच्चा कहाँ सक्रिय है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सक्रिय है, ठीक है। बच्चा जहाँ पे ज़्यादा सक्रिय है और क्या कर रहा है, ज्ञान सर्जन की ओर, यही एक प्रगतिशील कक्षा का क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए कि कक्षा में जो हो सक्रिय भागीदारी हो और ज्ञान सर्जन की ओर उन्मुख हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, इनसे भी हर बार आप देखेंगे तो 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखेंगे तो बनता ही बनता है हर हालत में। आइए देखते हैं, इसको भी हम जब पढ़ाएंगे हार्वर्ड गार्डनर को तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आइए देखते हैं, अभी थोड़ा तो आप लोग प्रश्न से ही समझ गए होंगे। लेविन्स्की ने क्या कहा था, सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास की बात किया था, और आप देखे थे तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आइए समझते हैं इनकी बुद्धि तत्व। तो उन्होंने क्या कहा कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। भाषाई बुद्धि इन्होंने दिया था, आप पढ़ेंगे जी, भाषाई बुद्धि इन्होंने दिया था, स्थानिक बुद्धि भी दिया था, संगीत बुद्धि भी दिया था, बिल्कुल दिया था। इन्होंने किसकी बात नहीं की थी, भावनात्मक बुद्धि की बात नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन सही क्या होगा, भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि की इन्होंने बात नहीं की थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था कि कैसे बहुबुद्धि होती है, ठीक है। जैसे किसी के पास मूर्त संक्रियात्मक बुद्धि को वो देख रहा है सोच के, अच्छा मूर्ति होनी चाहिए, जैसे आप देखेंगे मूर्तिकार है ना, उसके साक्षात तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है, सोच के बना रहा है ना, तो उसके पास है ना, उसकी अलग बुद्धि है। वैज्ञानिक है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच रहा है तो उसकी एक अलग बुद्धि है। तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ऐसे प्रश्न हर बार आपको, अच्छा पहले की कंप्लीटली अगर अब देखें ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में, तो अब की बार वाला जो प्रश्न पत्र था बहुत ही कह दिया जा सकता है कि पहले की ऑनलाइन की अपेक्षा टफ था जी, बिल्कुल टफ था। देखेंगे अब की बार का रिजल्ट आप तो केवल जूनियर में 8% रहा, तो टफ तो था भाई, है ना। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, पूरे लगन मेहनत के साथ हम लोग काम करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग सीटेट क्वालिफाई होंगे। और क्वालिफाई ही नहीं होंगे हम लोग, क्वालिफाई ही नहीं होंगे हम लोग, बेहतर ढंग से क्वालिफाई होंगे। 120 122 मतलब 120 प्लस करके आना है हमको, है ना। चलिए आइए देखते हैं। कथन एवं कारण, ऐसे प्रश्न हर बार बनते हैं, क्या है देखते हैं। कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बात तो सही कह रहा है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि किसी बच्चे को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि किसी भी बच्चे को कक्षा 5 तक को क्या किया जाए, उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। तो उसे सीखने में, अधिगम करने में आसानी होगी। कारण क्या दे रहा है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। देखिए जब भी कथन आए
तो कथन तो ठीक कह रहा है। बात तो अब 2020 का, अगर आपको इसके लिए मैं भी एक अलग क्लास बनाऊंगा कि एनईपी कब आई, इसकी किसकी अध्यक्षता में आई, क्या क्या बदलाव हैं, यह सारी बातें की जाएंगी। लेकिन उसके पूर्व हम देखते हैं कि कारण, कथन कारण अगर आए तो उसको देखते क्या उसको लिखे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि, जोड़िए क्योंकि, क्या देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और उसको, उसकी सार्थकता को पूर्ण कर रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। जी बिल्कुल, यानी कथन व कारण दोनों सही है। तो क्या होगा, इसके लिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जब व्याख्या की बात आए तो उसमें आप क्योंकि लगा के जोड़ के एक बार देखिएगा कि क्या उसको, वो उसकी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। अगर सिद्ध कर रहा है तो क्यों, वो फिर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। कभी काल ऐसे होते हैं ए और आर दोनों सही होते हैं लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें दोनों सही हैं? तो दोनों सही, और कहीं ना कहीं इस कथन की यह पुष्टि कर रहा है। ठीक है, इसकी सार्थकता की यह पुष्टि कर रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हर एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं और सीटेट में तो बेसिकली देखने को मिलता ही है। अगला देखते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवाद जो है, जेंडर रूढ़िवाद मतलब बॉयज़ गर्ल, ये जो हैं जेंडर बायसेस हैं, उसे कैसे निपटना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हों तो कैसे निपटे अपनी कक्षा में। कह रहा है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, ऐसा करना है, आप बढ़ावा देंगे। जैसे हमारे समाज में है कि जब कोई लड़का गुड्डा गुड़िया से खेलता है, कोई लड़की पिस्टल से खेले, बंदूक से खेले, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों विपरीत काम कर रहे हैं। ये आप होते कौन उन कामों को निर्धारित करने में, तो उसी की बढ़ावा दे रहा है। नहीं कहा जाए क्लास में नहीं कि आप बच्चे हो, आपको ये कार्य है, बच्चियों का ये कार्य है, इसमें उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना है, ये तो बिल्कुल भी गलत कह रहा है। अगला, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दें। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने के लिए कहा जाए, ये तो बांट ही रहा है भाई। कह रहा है एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने के लिए कहा जाए तो बांट ही रहा है उसको। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं कर, अरे बात ही नहीं करोगे प्रभु, बात ही नहीं करोगे तो बात समझ में कैसे आएगी। तो बात तो करना ही करना है। उस पे क्या करेंगे हम, उसकी पाठचर्या में जो कुछ ऐसे उदाहरण हैं प्रस्तुत करेंगे। जैसे कोई लड़की है, जैसे कणम मल्लेश्वरी हैं, ऐसे आपको मिलेंगे टॉपिक्स जब हम पढ़ाएंगे, उनकी भूमिका पे बात करेगा। उड़न परी है भारत की। उड़न परी कौन है भारत का, किसको कहा जाता है उड़न परी? पीटी उषा को कहा जाता है। उनके बारे में बात करें तो बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है, दिखाना है कि उनके समाज में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस लैंगिक रूढ़ता को क्या कर रहे हैं, चैलेंजिंग कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखो एक मिनट, प्रश्न सॉल्व करते वक्त कुछ बातें, ठीक है क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं आप जानते, जेंडर रूढ़िवाद की बात कर रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। ध्यान से समझिए, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देंगे तो इससे कतई ऐसी कक्षा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये तो सही ही है। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने के लिए कहेंगे कि नहीं गर्ल्स का अलग बनाओ, लड़कियों का अलग बनाओ। ऐसे करोगे तो फिर कहाँ खत्म हो रही है, होगी। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बात तो करनी पड़ेगी ना, कोई समस्या है उसके समाधान कैसे होगा, उस पर चर्चा के माध्यम से ही तो हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक मतलब समझ रहे हैं आप कि कई वर्ग के बच्चे हों, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो। जैसे आप कहीं पे अध्यापक हो जाते हैं, जैसे अभी एक आई थी आप देखे होंगे, जैसे अटल आवासीय आते हैं विद्यालयों में, एनवीएस है, केवीएस है, ऐसे विद्यालयों में अगर आप अध्यापक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं तो देखेंगे एक क्लास में अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं, उस कक्ष में देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, बहुसांस्कृतिक हो, बहुत सारी संस्कृति से वो बिलोंग करते हो, किसी की अलग संस्कृति हो, किसी का अलग धर्म हो, किसी का अलग संप्रदाय हो, अलग मजहब से संबंध रखते हो, तो क्या करेंगे हम, क्या करना चाहिए। केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। मतलब एक क्लास में
अगर सबसे ज़्यादा किसी एक वर्ग के बच्चे हों तो उनकी संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, केवल ऐसा करना चाहिए। भाई हम तो कहते हैं एक शिक्षक के लिए उस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा क्या होता है, समान होता है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो ऐसे हम करेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या इसको फॉलो करता है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को। आइए देखते हैं, ऐसा एक शिक्षक को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथा, ये भी बात वही कर रहा है। वहाँ पे कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा उसको करो, और यहाँ पे कह रहा है कि जो केवल सुविधा विहीन वंचित समूह हैं उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। तो यह भी कहीं ना कहीं क्या है, यह भी गलत है। यह भी क्या है, गलत है। कहीं ना कहीं क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं। अगला देखते हैं, प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जो ज़्यादा प्रबल समूह है उसकी नकारात्मक करना ही नहीं। विद्यार्थियों के अब 3 एलिमिनेट हो गए तो बचा क्या, चौथा वैसे भी सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का, बिल्कुल भी सही है और यही सही है, ठीक है। समझ गए आप क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह हर बार सही है जब आप पढ़ेंगे कि क्या करना है, हमें जो विभिन्नताएं हैं, जो भिन्नताएं मिलेंगी उसका क्या करना है, सम्मान करना है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी वैसे लोगों का हमको क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षक प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो कहते हैं लिख लो भैया, यह एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखो यार, कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट में। बहुत अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, यही उसका उत्तर सही है। क्यों, क्या कह रहा है कि जब आकलन असेसमेंट हो रहा है, क्या कह रहा है कि व्हेन ए असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी का असेसमेंट किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। कंप्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्किल आर लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इट रेफर्ड टू, क्या कराएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या कहलाएगा, अधिगम के लिए आकलन। क्या कहलाएगा, अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन नहीं। असतत मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं, योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं। हम जब क्लास बनाएंगे तो आपको अलग से आकलन एवं मूल्यांकन को बड़ी ही गंभीरता के साथ समझाएंगे। इस बात को क्या होता है अधिगम के लिए आकलन, क्या होता है अधिगम का आकलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, देखो जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाए, शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत किया जाएगा तो अधिगम का आकलन, और उसी के प्रोसेस के दौरान ही अगर करते हैं, उसी प्रोसीडिंग के दौरान करते, किसी प्रोसीडिंग के दौरान किया जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, अधिगम के लिए आकलन। समझो कहने का मतलब, समझो अधिगम के लिए आकलन क्या है। सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन की बात कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, अधिगम का आकलन करना, मतलब वो काम तुम कर दियो। जैसे एक हलवाई मिठाई बना रहा है, जलेबी छान रहा है, रखो। अब अधिगम का आकलन करना है, यानी उसने क्या कर दिया, वो बना दिया, सीरे में डाल दिया, चाशनी में चीनी के रख दिया, आपको खाना टेस्ट करना है। तो वो टेस्ट अब जो तुम मूल्यांकन करोगे वो क्या कर रहे हो, उसके अधिगम का मूल्यांकन कर रहे हो। क्यों, बन चुका है, वो बन चुका है। और अधिगम के दौरान आकलन करके, जैसे आप घर पे कुछ कुकिंग कर रहे हो, बना रहे हो, है ना, 2 मित्र बैठे हो और कुछ पार्टी उटी हो रही, तुम्हारी संडे है, सैटरडे नाइट की पार्टी कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, बनाने के बाद मित्र से कह रहे हो यार चखो इसमें नमक तो ठीक है, यानी वो क्या है, अभी प्रोसेस में है, अभी क्या है, प्रोसेस में, प्रोसीडिंग में है वो। अगर नमक कम है तो नमक ज़्यादा किया जा सकता है ना, आवश्यकता अनुसार, स्वाद अनुसार। तो ये क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन, और यहाँ पे क्या है, अधिगम का आकलन। समझ गए। और भी
डीप हम बताएंगे, ये सब चीज़ें आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद, कह रहा है कि ठीक है विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं में क्या हो, भिन्नता हो, उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान कराना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है, समझो, देखो इसके प्रश्न में ही सारी कलाएं होती हैं। सीटेट के प्रश्न में या किसी भी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न में, या मैं कह रहा हूं किसी भी विषय के प्रश्न में, प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे कल मैं ऑफलाइन कक्षा ले रहा था, ऑफलाइन कक्षाओं में तो मैं राइटिंग बता रहा था, लिखने को, प्रश्न लिखने को, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, जिसमें प्रश्न था कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के अनैच्छिक परिणाम क्या थे। तो बच्चे उसका उद्देश्य बता रहे हैं, कुछ बच्चे लॉर्ड मैकाले को बता रहे हैं कि उसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लाई। मैं प्रश्न समझो कह क्या रहा है, अनैच्छिक शिक्षा की बात कर रहा है कि अनैच्छिक, जो नहीं चाहते थे ब्रिटिश, फिर भी वो आ गई, तो बात उसकी कर रहा है। यानी राष्ट्रवाद आ गया, उनको प्रशासन में अधिकारी के लिए जो लंदन से नियुक्त करते थे, जाने अनजाने में यहाँ का प्रशिक्षण दे के उनको सस्ता प्रशिक्षण दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या बाद में कालांतर में चल के क्या होता है, उनको शिक्षित भी हो गए लोग। तो चाहते नहीं थे कि भारतीय लोग शिक्षित हों, लेकिन शिक्षित भी हुए पाश्चात्य सभ्यता के आने के बाद, अपने अधिकारों को भी समझने लगे। जब आपके पास शिक्षा होगा तो आप अधिकारों को भी समझेंगे, और इस सब से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। वैसे ही यहां प्रश्न समझो। अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको उलझा देंगे। थोड़ा इसका प्रश्न इंग्लिश में आपको समझने में आसान लगेगा। जो बच्चे इंग्लिश पृष्ठभूमि से होंगे, जो इंग्लिश अच्छे जानते होंगे, समझ अच्छी रखते होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ब्रॉड हों, बहुत समझदार हों, पढ़े लिखे, इंग्लिश में पीएचडी हों, यहाँ पीएचडी की ज़रूरत नहीं। यहाँ मसला ये है कि जो अच्छे से समझते हों, जिनकी एक अच्छी समझ हो, प्रश्नों को अच्छी समझ से हो, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द ऑल स्टूडेंट अचीविंग देयर पोटेंशियल इज रिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएशन इज देयर एबिलिटी इज की अप ऑब्जेक्टिव फ्रॉम क्लासरूम। कैसी क्लासरूम होनी चाहिए। तो कह रहा है सब मिला जुला के इसका निचोड़ निकालो, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि विद्यार्थी की योग्यताएं भिन्न भिन्न हो, बिल्कुल हो, उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के, मतलब वो जो संभावना है उनके गुणों की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एकीकृत कक्षा रखेंगे। बिल्कुल भी नहीं, एकीकृत रखोगे तो फिर कहाँ वो पा पाएंगे, बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। समावेशी शिक्षा हो, ठीक है कुछ हद तक। विशेष शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देना है, कोई मतलब नहीं। अप्रगतिशील होगी कक्षा कक्ष तो बिल्कुल गलत है, अप्रगतिशील होनी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, समावेशी, यानी क्या हो, सभी को लेके बात। अभी हमने कहा कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, इंक्लूसिव, मतलब क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहां पे प्रगतिशील रहता, कभी काल दे देता है प्रगतिशील, तब यहां पे दोनों हो सकते हैं। तो आपको उत्तर क्या देगा, एक सही है, या ए और बी, ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे। बी सी, बी और सी की बात करेगा, या सी और डी की बात करेगा, या बी और डी की बात करेगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। कह रहा है कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आया हो, ऐसे बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए, उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें। ऐसा करोगे, मैंने कहा कभी भी उनको लिखना रटना इस पे फोकस नहीं करना है। एक समावेशी शिक्षा, एक प्रगतिशील कक्षा में जो भी बाल केंद्रित शिक्षा होगी, उस पे कभी भी रोड पे मेमोराइजेशन पे इस पे जोर नहीं देना है। आइए देखते हैं। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें, नहीं, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। कुछ हद तक तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, बिल्कुल भी गलत नहीं। इससे क्या सीखेंगे वो, कुछ भी नहीं।
उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। यानी कौन सा सही होगा? बी। देखो इसीलिए कहा 4 ऑप्शन पढ़ो, सीटेड बहुत आसान है, केवल आप प्रश्न को समझ जाएं, एलिमिनेट करना जान जाएं आप विकल्पों में तो बहुत ही आसान है। उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, अच्छा छोड़ो, हम तुमको अपने को रखो। आप वंचित पृष्ठभूमि से आते हो, पढ़ाई वढ़ाई जानते नहीं, क ख ग तक नहीं जानते, बिल्कुल डरे डरे से हो, समय से हो, अपने बचपन में रखो वो बात। और आप स्कूल में आए, एक साथ आपको इतना सा होमवर्क मिल जाए, ढेर सारा होमवर्क, सारे विषयों को होमवर्क मिल जाए, आप फिर अगले दिन स्कूल में आना पसंद करेंगे? आप अपनी सोच रखिए, आएंगे? तो नहीं आएंगे। तो अगर हम अपने को भी वहां पे स्थापित करके देखें, आज की उम्र से नहीं, उसी उम्र के हिसाब से, तो प्रश्न करने में आसानी होगी। तो उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे, बिल्कुल नहीं। उन्हें कक्षा से अलग बैठा, आपको अलग बैठा दिया जाए, अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अनदेखा किया जाए, तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं होने दी जाए कि तुम शोषित हो, तुम वंचित हो, बच्चों के साथ अंतःक्रिया न कराई जाए अन्य बच्चों के साथ, तो ये गलत है ना। तो सही क्या होगा? उनके संदर्भ के बारे में और जाने और उन्हें चर्चा में शामिल करें। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य को प्रभावित करती है? देखो ये भी डिसेबिलिटी आती है कि क्या दिक्कत होती है, इसके बारे में भी हम क्लास लेंगे। हमने अपने पाठ्यक्रम में आपको बताया है, ये प्रश्न आपको नहीं बताया, फिर भी देख लीजिए क्या क्या बात कर रहा है। उसको एक डिसेबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है? संतुलन की, शारीरिक निपुणता है कि मतलब संतुलन शारीरिक निपुणता की कमी है, हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता में कमी है उसके। पठन वैकल्य क्या है? पढ़ने में तो केवल ये आंख होता है। गुणज वैकल्य मतलब वो गुणा भाग नहीं कर पा रहा है, जोड़ घटाना। गणित वैकल्य कर रहा है। भाषा वैकल्य वो बोल नहीं पा रहा है, उसमें कठिनाई महसूस कर। तो सब चीज की बात कर रहा है, तो इसमें क्या सही लग रहा है आपको? गति समन्वय वैकल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी पढ़ाएंगे आपको क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान, इससे भी प्रश्न बनते हैं, हर बार बनते हैं। ये जो दोनों मैंने बताया वैकल्य, जो कठिनाइयाँ होती है डिसेबिलिटी से, हर बार प्रश्न बनते हैं। 2-1 क्वेश्चन तय है यहाँ से आप देखेंगे तो 2-1 क्वेश्चन आपका बिल्कुल तय है। किस में पूछता है? आपको हिंदी में भी पूछेगा, हिंदी के भी शिक्षण शास्त्र में पूछेगा, हिंदी के भी शिक्षण शास्त्र में आपसे पूछेगा, सॉरी आप देखेंगे कि आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी पूछेगा, जो 15 नंबर का आता है। 15 नंबर के आपके प्रश्न छांटने को आते हैं, आप गद्य पद जिसमें आपको देगा, जिससे प्रश्नों को चयन करना होता है। और आप देखेंगे इंग्लिश पेडागॉजी में भी आपसे पूछेगा, इंग्लिश पेडागॉजी में भी ये प्रश्न बनते हैं, और सीडीपी में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और इसका उत्तर क्या होगा? संप्रेषण में कठिनाई। क्या कह रहा है? स्वनिलता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान किस विषय करने की संभावना करती है? वो होती है संप्रेषण में कठिनाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान विशेषता नहीं? कह रहा है कि सृजनात्मक कोई बच्चा है, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि बच्चा सृजनात्मक है कि नहीं है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं, वो बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं, सृजनात्मक है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? कह रहा है कि कैसे पहचानेंगे? अगर पहचान आपको पता होगी क्या उसकी विशेषताएं हैं तो क्या नहीं है वो। अच्छा, ऐसे प्रश्न बहुत ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान विशेषता नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं और हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो होती है भैया, चलो हो गया। होती है नहीं, होती नहीं है की बात कर रहा है। तो पूरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप पूरे प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो जिज्ञासा की प्रबल भावना होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग, होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी, होगी ना। अब सारी सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब सारी सोच और अब सारी चिंतन, या अब सारी चिंतन भी होता है, इसके बारे में भी बता देते हैं आपको अभी हम। अपसारी
अपसारी सोच। तो दूसरा कह रहा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान का कौशल, बिल्कुल यह भी तो एक क्रिएटिव बच्चा होगा तो कर ही लेगा। नवाचारी अनूठे विचार, नए नए आइडियाज से वो जो नॉवेल इनोवेटिव आइडियाज हैं उससे वो उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये भी तो एक सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान है। तो क्या नहीं होगा? अभिसारी चिंतन, यह नहीं होगा। कैसा होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपसारी चिंतन होना चाहिए, न कि अभिसारी। तो क्या सही होगा? अभिसारी होना चाहिए, अभिसारी इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ क्या सुझाती है? पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होना। ऐसे ही देखो, तुमको पता भी नहीं कि 2020 शिक्षा क्या कहती है शिक्षा नीति। आओ एलिमिनेट करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित रहे। क्या कोई पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है वह केवल सीमित होनी चाहिए? बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप अपने से बताइए। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु जो है केवल उसी तक सीमित होनी चाहिए, उसे व्यवहारिक नहीं होना चाहिए। क्या उसे हमें अपने सामाजिक ज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल जोड़ना चाहिए। तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। रूट मेमोराइजेशन जहां भी बात करें वो गलत, याद करने पे होनी चाहिए। किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए रटने पे जोर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। मैंने पहली बार ही कहा कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। आपको नहीं भी पता तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका या अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? कह रहा है कि कोई एक कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतर, उनके जो चयनित अधिगम शैली के लिए है वो अलग अलग, जो चयनित अधिगम शैली है वो व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कुछ? है? नहीं है। जो अध्यापन है वो अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में है? बिल्कुल भी नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाया जाना चाहिए? बिल्कुल गलत। संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए? नहीं। उनकी मान्यता रखते हुए, हाँ बिल्कुल, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। मैंने पहले दिन ही बोला कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए और व्यक्तिगत जरूरतों पूरी, ताकि क्या उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरी हो। बिल्कुल सही है, यही उत्तर क्या होगा आपका? सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों को रूप में अपेक्षित करती। कैसा? कह रहा है इससे भरना है कि एक जो प्रगतिशील कक्षा हो, अध्यापक ज्ञान का प्रदाता हो, और मान लो अगर यहाँ आप कहते हो कि ज्ञान का प्रदाता होगा, ठीक है, ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, पहला ऑप्शन से रखते हैं। फिर दूसरा क्या? ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता है, निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में होगा। तो ये तो गलत हो गया। पहला तो फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा फॉलो अप नहीं कर रहा है, गलत। जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत है और अधीनस्थ प्रतिभागी, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सुसाधक, यानी एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। तानाशाह आज्ञाधीन जीव, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होगा? सुसाधक होना चाहिए और ज्ञान के सृजन में क्या हो? सक्रिय प्रतिभागिता हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ये प्रश्न भी पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। ठीक है, इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किस नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को क्या करता है? प्रवृत्ति को दर्शाता। कैसी सोच की? कमतर आंकने की, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। तो क्या कहेंगे आप? इसका उत्तर क्या होगा? क्या कहेंगे आप इसको? रेयान को यह पता चलता है कि वर्तमान से भूत में बदलने के लिए किसी शब्द में ईडी जोड़ देंगे, और वह ये जानते हो हर बार यही कर रहा है, ईडी जोड़ रहा है, ईडी जोड़ रहा है, ईडी जोड़ रहा है। तो यह क्या कर रहा है? कमतर आंकने के लिए? बिल्कुल भी नहीं।
प्रतिबंधित की बात ही कहाँ कर रहा है, प्रतिबंध कहाँ लगा रहा है खुद के ऊपर, द्विभाषिक, द्विभाषा के रूप में भी नहीं। अति नियमित क्या कर रहा है, ओवर रेगुलराइज हो गया है ना, क्या हो गया, ओवर रेगुलराइज हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश जो होता है को एक तकनीक के रूप में बच्चे में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैसी सोच, अभी हमने कहा अभी सारी सोच बिल्कुल भी नहीं, जहां एक ही जगह पर केवल केंद्रित हो। प्रकारात्मक स्थिरता बिल्कुल भी गलत कह रहा है। फंक्शनल फिक्स्ड हो, क्या हो कह रहा है, जहां स्थिरता की बात कर रहा है, फिक्सनेस की बात कर रहा है, क्या कह रहा है फिक्स्डनेस की बात कर रहा है। आप देखेंगे फिक्सनेस की बात कर रहा है, स्थिरता की बात कर रहा है, कह रहा है फंक्शनल फिक्सनेस हो जाए, बिल्कुल भी नहीं, फिक्सनेस की बात ही नहीं करना है। अनुक्रिया समझ, रिस्पॉन्स सेट है, मतलब समुच्चय में है कि एक क्रम नहीं, क्या है, अब सारी सोच होना चाहिए। विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में क्या होना चाहिए, अब सारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट। रचनावादी कक्षा में, रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन था आप बताइएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन था बताइएगा आप। जीन पियाजे या लेओ वागस्की। चलिए आगे देखते हैं। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, मतलब एक आप रचनावादी अगर शिक्षक हो, एक रचनावादी कक्षा आप बनाना चाहते, कक्षा का वातावरण बनाना चाहते, तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में। अब अपने से आपको नहीं देखना, इन 4 विकल्पों से तय करना है। सभी बच्चों को मानक निर्देश दें, स्टैंडर्डाइज कोई नहीं यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी को इंस्ट्रक्शन केवल स्टैंडर्ड के आधार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सभी बच्चों, कुछ हद तक तो ठीक ही कह रहा है, सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा रखना, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है? सभी बच्चे एक समान गति से करेंगे, ऐसा हो पाएगा? ये अपेक्षा रखना क्या है, गलत। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति, अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर आप कैसे शिक्षक हैं कि उसकी जो आवश्यकता है उसके प्रति उदासीन रहना है, बिल्कुल नहीं। तो क्या सही है कि सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से क्या करे, प्रकट करे। और यही क्या कहलाएगी, एक रचनावादी कक्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रचनावादी कक्षा कहलाएगी। कैसी कक्षा होगी, रचनावादी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण कह रहा है कि, अच्छा आप लोग बताओ, इसका उत्तर आप बताइए कि कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण। अब तो हम बेहोश, समस्या समाधान पद्धति, बिल्कुल भी नहीं भाई, सोचना ही नहीं है। क्या ही सोचना है, यहाँ पे ये सोचना है कि कोई समस्या आपको आ रही तो क्या करोगे आप, किन किन समस्या को किस चरण में, जैसे समस्या आई रोने लगो, चिल्लाने लगो, ऐसा कुछ। तो समस्या समाधान अगर हमें करना है तो किन किन चरणों में, पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, फिर तीसरा चरण क्या होगा, इसके आधार पे बताओ। समस्या को पहले ही समस्या को परिभाषित कर लोगे, अगर समस्या को पहले आदमी परिभाषित कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। समस्या की पहचान, ठीक ही ठाक कह रहा है भाई, होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण, क्या सही होगा बताइए आप, क्या सही होगा आप लोग बताइए, क्या सही होगा इसमें। समस्या की पहचान, पहले समस्या पहचानो तो कि समस्या कैसी है, फिर तो समस्या परिभाषित होगी, है ना, फिर उसकी खोज करोगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल्स व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी द टीचर्स अडॉप्ट। क्या करना चाहिए एक शिक्षक को कि क्या करे, उसे मोटिवेट करे, तो क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों की बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब तो देखो इसीलिए ग्रेड आ गए, अंक की भी बातें धीरे धीरे देखेंगे आप खत्म हो रही हैं। प्रत्येक गतिविधियों के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड का कोई नहीं भैया, बिल्कुल भी गलत। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें। एक फिर स्टैंडर्ड की बात कर दिया कि गेट सेट द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है भाई। कैसे स्टैंडर्ड सेट करोगे,
किसी की कुछ और क्षमता, उसकी कुछ क्षमता और उसकी क्षमता, कैसे स्टैंडर्ड सेट कर दोगे? पता चले किसी बच्चे के लिए बहुत हल्का हो जाए, किसी बच्चे के लिए बहुत टफ हो जाए, तो स्टैंडर्ड सेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, अच्छा कह रहा पूरा तो पढ़ लिया जाए, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर, भाई कठोर की बात कर, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। यहाँ तक तो सही कह रहा है। और उसी दिशा में काम कर, बिल्कुल सही, 100% सही। आपको अगर आपके रुचि के अनुसार काम मिले, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, उनसे हम बोले चलो भाई आओ पुल बनाना है तुमको, है ना, उनको इंजीनियर बना दूं, तो क्या होगा? कितने दिन चलेगा पुल? घंटे 2 घंटे, घंटे 2 घंटे। जैसे ही पिलर से हटेगा, जो सपोर्ट दिया रहेगा पुल नीचे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और रह जाता है। देखिए फिर से कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को, संज्ञानात्मक विकास तो हो, परंतु विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली भी सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। इमोशनल जो उनका भाव हो उसको भी क्या करना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण किसी समस्या जो है, कोई समस्या हो, प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कारण क्या है, गलत है। कारण अपने आप में ये स्टेटमेंट भी गलत है, और यह जो कथन कह रहा है ये कहीं ना कहीं सही है। तो क्या कह रहा है, ए और दोनों सही हैं, बिल्कुल पहले एलिमिनेट कर लो। आर तो गलत है, जहां भी आर की बात करता है ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल सही। ए सही है और आर क्या है, गलत है। कह रहा कि मौखिकरण समस्या के समाधान के कौशल में बाधा डालता है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो इसलिए क्या सही हुआ, ए सही है किंतु आर गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो लास्ट प्रश्न है आज इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, फिर आगे हम कुछ नए प्रश्नों के साथ हम लोग मिला जाएगा, उस पर बात किया जाएगा, और नई टॉपिक्स जो है आपकी जहाँ पे छुट्टी थी वहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? ध्यान दीजिए क्या बात कर रहा है, नहीं देता है, देता है नहीं, नहीं देता है। कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, यह तो सकारात्मक रूप में योगदान देगा, बिल्कुल देगा, आप देखेंगे। अपसारी चिंतन बिल्कुल देगा, चर्चाएं बिल्कुल देगा, क्या नहीं देगा, कुपोषण, यही सही है। और ये क्या है, गलत है, गलत है। अगर ये नहीं देता, नहीं रही रहता, तब क्या सही होता है इसमें, यह तीनों सही होते और यह गलत होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं देता, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम उतनी ही उत्साह के साथ एक अलग नए एनर्जी के साथ आपके साथ मिलें और आपको बेस्ट देने का प्रयास करें, ठीक है। हमारी पूरी टीम आपको लगी है इसके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करें, और आप सभी लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दीपावली।